हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का वापस से एक नई वीडियो में, नए लेक्चर में, जिसमें आज जो हम कवर करने जा रहे हैं। पहले जैसे कि मैं अभी तक जो पढ़ा रहा था वो इनऑर्गेनिक का पार्ट पढ़ा रहा था, ठीक है। बट अभी जो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं वो आज थोड़ा सा ऑर्गेनिक का पार्ट कवर करेंगे, जिसमें कुछ बेसिक जीओसी के जो टर्म्स होते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टर्म्स होते हैं, हमें उनके बारे में समझना है, ठीक है। एक बार में हम सारे टर्म्स को समझेंगे, जैसे कि हमारा आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी क्या होती है, ठीक। और भी जितने भी हमारे हैं वो भी हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको वर्ड से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, मतलब एक ऐसा इफेक्ट जो क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर रहा हूँ, मतलब अपनी लोकेशन से क्या कर रहा हूँ, उसको कहीं दूसरी जगह पे भेज रहा हूँ, ठीक है। तो इस वर्ड को अगर हम थोड़ा सा ब्रेक करें, जो टर्म्स लिखे हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, तो इससे हम ये समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए कभी भी आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आप उसके वर्ड कोशिश करिए कि उस वर्ड से कुछ मीनिंग बन सकती है कि नहीं बन सकती है ना। जैसे टर्म्स आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं, ठीक है, इंथैल्पी पढ़ा है आप, उसके बाद आपने थोड़ा बहुत अगर देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा है, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़े हैं। ये सब जो टर्म्स होते हैं इनको आप वर्ड से ही क्रैक कर सकते हो कि कहना क्या चाहते हैं ये, अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग या डेफिनेशन क्लियर नहीं हो रही पेपर के टाइम पे, ठीक। मुझे भी जो दिक्कतें होती थी, तो मैंने एक चीज़ समझी कि हमेशा क्या करो, अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, डेफिनेशन याद नहीं हो रही, तो उसके वर्ड को क्रैक करो कि कहना क्या चाहता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कह रहा है, कोई ऐसा इफेक्ट होगा या ऐसा कोई प्रोसेस होगा जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्ड में, वो कहीं डिस्प्लेस हो रहे होंगे, अपनी लोकेशन से कहीं दूसरी जगह पे, है ना, मूव कर रहे होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, और ये दो तरह के होते हैं, एक आपके क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं, एक हमारे टेम्पररी होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द कोवेलेंट बॉन्ड्स कैन रिजल्ट इन टू टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। अब देखिए वर्ड पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, आपको पता है, आप जानते हो कि दो तरह के पोल्स होते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है, ये हमने पढ़ा है, वो ज्योग्राफी में पढ़ा है हमने। यहाँ पे पोल्स का मतलब थोड़ा सा अलग होता है, कहने की बात वही है। जैसे यहाँ पे क्या है, आपको पता है जब अपोजिट पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सेम पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आता है। पोलराइजेशन का मतलब ये है कि आपके यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ना, अगर कहीं पे पूरी तरह से ट्रांसफर हो जा रहा है, ठीक, तो फिर वहाँ पे सिंपल सी बात है कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आप पढ़ोगे, है ना, कंप्लीट ट्रांसफर कहीं हो रहा हो या ऐसा चीज़। और कहीं पे क्या होता है, पार्शियल अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे हमने HF बॉन्ड HCl बॉन्ड में पढ़ा है, वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हमारा जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, क्लोरीन अपना एक शेयर करता है, तब जाकर के क्या होता है, वहाँ पे बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक। तो अब Cl क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है, कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, हमारा क्लोरीन है। तो जब वो क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है, अभी इसी से आपको इंडक्टिव इफेक्ट भी समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचता है, तो हम क्या करते हैं, बॉन्ड पे एरो बना देते हैं, दो एरो, एक एरो, ऐसे करके हम एरो बनाते हैं। किधर की तरफ एरो जाता है, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, हम उसकी तरफ क्या करते हैं, हेड कर देते हैं, ठीक है, बॉन्ड के ऊपर एरो जो बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि कौन इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा है, कौन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो उससे क्या होता है, जब खींचता है तो वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव का साइन बनता है, जो आपने कई बार अपनी किताबों में या टीचर जब करवाता है तो एक डेल्टा का साइन बनवाता है, उस पर डेल्टा पे प्लस और एक पे डेल्टा माइनस करता है। तो माइनस किस पे आता है, जिसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा होता है, और जिससे खिंच गया होता है, मतलब जिससे दूर जा रहा होता है इलेक्ट्रॉन, तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आता है, और वहीं से क्या होता है, पोल्स जनरेट होते हैं, ठीक है। अब उसी पोल्स की वजह से क्या होता है, यहाँ पे आपके दो तरह के देखने को मिलते हैं, एक परमानेंट है पोलराइजेशन, दूसरा क्या है, टेम्पररी पोलराइजेशन। परमानेंट कहाँ पे होगा, अब यहाँ पे जैसे लिखा है, ये पहली बात तो ग्राउंड स्टेट में देखने को मिलेगा आपको। अब ये ग्राउंड स्टेट में हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, तो किसी एटम या कोई सब्सटीट्यूएंट ग्रुप जब आप आके लग जाता है चेन में। आप जैसे ऑर्गेनिक पढ़ते हो, तो ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा है कि जो आपके नॉर्मल क्या होती है, स्ट्रेट चेन होती है ना, जैसे स्ट्रेट चेन की होती है, जब हम अभी प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट पढ़ेंगे, उससे पता चलेगा कि हमारी जो ब्रांचिंग वाली नहीं, जो हमारी स्ट्रेट चेन होती है, उसमें जब हम कोई आगे एटम, है ना, या कोई सब्सटीट्यूएंट ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कोई लगा देते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो लगते हैं उसकी तरफ खींचने लगते हैं, ठीक है, जिससे वर्ड आया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। EWG EDG वर्ड उसी से आए, अभी वो भी समझाएंगे।
तो ग्राउंड स्टेट में पहली बात तो परमानेंट पोलराइजेशन आपका ग्राउंड स्टेट में देखने को मिलेगा। और किसकी वजह से ये होता है, कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप या कोई एटम के इन्फ्लुएंस से यानी प्रभाव से उसमें आपको परमानेंट पोलराइजेशन देखने को मिलता है। जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट है आपका, देखिए मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, ये 3 टर्म ऐसे हैं जो परमानेंट पोलराइजेशन दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि जो पोलराइजेशन वर्ड अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता भी देता हूँ कि डिफाइन भी कर देता हूँ पोलराइजेशन होता क्या है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि क्या होता है आपका, जब जो पोलराइजेशन जो होता है इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है ना, जिसके रिजल्ट में क्या होता है दोनों बॉन्डेड एटम्स के ऊपर क्या हो जाता है, कुछ पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाते हैं। तो उसी से क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं। दोनों पे पोल्स डेवलप होता है लेकिन प्रोसेस कैसा है, पोलराइजेशन कहलाता है। परमानेंट समझ में आ गया कैसे हो रहा है। ठीक है, परमानेंट पोलराइजेशन कब होगा, जब कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप या एटम के इन्फ्लुएंस में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और किस में होगी, ग्राउंड स्टेट में होगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, टेम्पररी पोलराइजेशन देखें जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं, ये सिर्फ अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट कैसा, मान लीजिए जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो एक अटैकिंग रिएजेंट होता है, जैसे न्यूक्लियोफाइल हो गया मान लीजिए मैं कहता हूँ, वो क्या करता है हमारा जो सबस्ट्रेट होता है उसके ऊपर अटैक करता है। ठीक है, अब ये वर्ड जो है न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, SN1 SN2 रिएक्ट मैकेनिज्म, ये सब हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। अभी हम जो है कॉन्सेप्ट को सिर्फ बेसिक को समझ रहे हैं कि सारे इफेक्ट होते क्या हैं, करते क्या हैं। अब आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट पे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट वही है अभी जो हम पीछे बता रहे थे, क्योंकि ये क्या है आपको ये याद रखना, ये पहली बात तो क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल पूछता है कभी कभी इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट है, टेम्पररी है कि परमानेंट है, तो परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इट रिफर्स टू द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल एज अ रिजल्ट ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ वन एटम कंपेयर टू अनदर। अब यहाँ पे क्या है, अरे यार सॉरी माफी चाहूंगा, ये जो मच्छर अच्छा आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये किसको, इंडक्टिव इफेक्ट किसको बताता है, पोलैरिटी को रेफर करता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, पोल्स डेवलप हो रहे हैं। देखिए पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, अभी हम बताते जाएंगे पार्शियल डबल, मतलब डबल डेल्टा प्लस क्यों आ रहा है वो भी बताएंगे, है ना। और ये एक लिमिट तक जाते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्योंकि आपको पता है कि कंपैरिजन टू, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन लिखा जरूर यहाँ पे होता है लेकिन कभी भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो बॉन्ड हमेशा कार्बन के बीच में बनता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन से नहीं बनता है। ठीक, तो कार्बन के कंपैरिजन में क्लोरीन आपको पता है क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। अच्छा, अब इसके पीछे क्या है, ये एक और कार्बन का ग्रुप लगा है, तो ये क्या कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से दे रहा होगा। मैं इसी में आपको क्या करता हूँ, इसी कॉन्सेप्ट में मैं आपको आई प्लस आई इफेक्ट माइनस इफेक्ट दोनों समझा देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या है आपको पता है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। ठीक, अब ये इससे खींच रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम माइनस आई इफेक्ट कह देंगे इतने पोर्शन को। लेकिन ये क्या कर रहा है पीछे से, ये एक हमने मिथाइल का ग्रुप लगा दीजिए, मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे CH3 का ग्रुप मैंने लगाया, मिथाइल का ग्रुप लगाया, तो ये क्या कर रहा होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर से थोड़ा और दे रहा होगा ना, पुश कर रहा होगा। तो ये पुशिंग कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है इसकी तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन को इससे खींच रहा है अपनी तरफ। तो इतने कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा और ये दे रहा है, दान कर रहा है एक तरह से। तो एक अच्छा व्यक्ति होगा ये जो दान कर रहा है, तो उस पर क्या होगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इतने पार्ट को हम क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इसी कॉन्सेप्ट से प्लस आई माइनस आई इफेक्ट खत्म होता है। लेकिन हम पढ़ेंगे जरूर कि कहना क्या चाह रहा है। अभी जो पहली लाइन लिखी थी उसमें ये बोला कि पहली बात तो ये पोलैरिटी को रिफर कर रहा है, जहाँ पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल में प्रोड्यूस हो रहा है। पोलैरिटी कहाँ पे आ रही है, ये पूरा मॉलिक्यूल है हमारा, इस पूरे मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, पोलैरिटी आ रही है। पोलैरिटी मतलब पोल्स जनरेट हो रहे हैं, पोल डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल में, जिसके रिजल्ट में क्या आ रहा है, हमारा जो एक एटम है वो दूसरे एटम के कंपैरिजन में क्या है, कंपेयर टू अनदर, वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या है, Cl हमारा इसके कंपैरिजन में हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये सर पहली बात कह रहा है। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड का क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, क्योंकि देखिए सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पोलराइजेशन है सिग्मा बॉन्ड का है, जिसके रिजल्ट्स में पार्शियल चार्ज जो है हमारे एडजेसेंट एटम पे क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, और ये ऐसे क्या होता है, आपका ट्रांसमिट होता जाता है अलोंग अ चेन, मतलब कि पीछे जितने भी आते जाएंगे उसमें हमारा ये पोल्स डेवलप होते जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हर तक चले जाते हैं, ये मैक्सिमम मुझे पता है जो, ठीक है, ये आपका 4 तक का जाता है। ठीक है, 3 से 4, क्योंकि आपको पता है जितनी दूरी होती जाएगी फिर वो इफेक्ट कम होता जाएगा ना। मान लीजिए ये डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है तो इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा होगा, लेकिन पीछे जाते जाओगे तो क्या होगा, इससे दूरी बढ़ती जाएगी, तो इफेक्ट क्या होता है, कमज़ोर होता है, इफेक्ट फिर आपका कम होने लगता है। और ये आपका कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सिग्मा बॉन्ड्स में होगा,
ठीक। और कब बनेगा? ओनली फॉर्म बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा ये कहाँ पे होगा? जब आपके दो डिफरेंट एटम्स क्या होंगे, आपस में जुड़े होंगे, और सिग्मा बॉन्ड में ही देखने को मिलेगा। ये भी याद रखिए, ये नहीं कि पाई बॉन्ड है तो आपका मतलब डबल बॉन्ड लगा, ट्रिपल बॉन्ड लगा तो सब में हो जाएगा, नहीं। ठीक है, उनके लिए अलग होता है, डबल बॉन्ड के लिए अलग होता है। ठीक है, तो अकर्स इन सिग्मा बॉन्ड्स ओनली फॉर्म बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इतनी बात समझ में आ गई हो गया है तो ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वही चीज़ है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको पता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे यहाँ पे, ये क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा बाकी के कंपैरिजन में, उसके टुवर्ड्स क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन खिसकने लगते हैं। ठीक है, डिस्प्लेस होने लगते हैं। CH बॉन्ड इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड। CH बॉन्ड जो होता है इसको एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है, मतलब कि कभी भी आप समझोगे आई इफेक्ट को, ठीक है, या कोई भी, तो आपको पता है कि वहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ही लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसमें जो है कोई सब्सटीट्यूएंट एटम या कोई सब्सटीट्यूएंट ग्रुप लगाते हैं कोई भी इफेक्ट को समझने के लिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, जीरो इफेक्ट इज अज्यूम्ड इन दिस केस, और इसमें हम इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अब आप सोचोगे यार कार्बन और हाइड्रोजन जो है उसमें तो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो इसमें भी तो हमारा कोई इफेक्ट दिखना चाहिए ना, इसमें भी हमें इंडक्टिव इफेक्ट का प्रोसेस होना चाहिए, मतलब कि इसमें भी हमें कुछ माइनस इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट दिखना चाहिए ना। लेकिन आप जब ये चीज़ समझोगे ना कि जो CH बॉन्ड है ना आपका, इसमें आपको पता है कि मैंने शायद से कभी मुझे आइडिया नहीं कि अभी मैंने इसके पिछले क्लासेस में कभी बताया कि नहीं, आई होप मैंने शायद से बता के रखा हुआ है किसी वीडियो में, जब मैं इंडक्टिव इफेक्ट मैंने शायद से पहले भी पढ़ाया है। ठीक है, तो उसमें मैंने एक चीज़ समझाई थी, जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कंपेरेबल क्या होती है, एकदम सिमिलर होती है। कार्बन की कुछ आपकी जो होती है 2.5 होती है और हाइड्रोजन की आपकी 2.2 होती है। ठीक है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही नियरली क्लोज होती है, इसीलिए उनके बीच में कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने बताया कि दो तरह के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट है, आपका माइनस आई इफेक्ट है। आप समझते हैं कि माइनस आई क्या है। अब जैसे कि आपको दिख रहा है, ये कब होगा, जब एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो होंगे जिसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी जो होगी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी, यानी हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, वो जब मॉलिक्यूल्स हमारा कनेक्ट होता है या अटैच्ड होता है, वहाँ पे आपको माइनस आई इफेक्ट देखने को मिलता है। क्या बोला, अकर व्हेन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी देन हाइड्रोजन एटम। क्या बोल रहा है, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये तब देखने को मिलेगा आपको माइनस आई इफेक्ट जहाँ पर हमारा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है हाइड्रोजन एटम से क्या हो, ज़्यादा हो। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो कैपेसिटी है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, और वो हमारा किससे हो, मॉलिक्यूल से अटैच्ड हो, तो वो हमारा क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। आपको पता है यहाँ पे हमारा ये जो हमने ये दो डंडे खींचे हैं, ठीक है, दो बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ही दिखा रहे हैं। अगर हमारा कोई भी एटम हम यहाँ पे अटैच कर रहे हैं मॉलिक्यूल में, मान लीजिए हमारा ये क्या है, CH2 का या CH3 का मॉलिक्यूल है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, हमारा ये मिथाइल का ग्रुप है। अगर उसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई ऐसा एटम लगा रहे हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इन तीनों हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो उसको बोल देते हैं माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन को अपने से क्या कर रहा होगा, उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बहुत हैं, वो और देने की कोशिश करेगा, भाई हमसे इलेक्ट्रॉन ले लो, हमारे पास बहुत है, हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो occurs when atom or a group of atoms having less electron attracting capacity than hydrogen। तो यहाँ पे क्या होगा, ये उन केसेस में देखने को मिलेगा जहाँ पे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हमारे अटैच्ड होंगे, तो उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, रिलीजिंग ग्रुप कह सकते हो, है ना, या डोनेटिंग ग्रुप कह सकते हो। तो ऐसे कौन से हमारे, जैसे यहाँ पे हमारा दिख रहा है कि ये हमारा NH2 है, ये हमारा अमोनिया है, तो यहाँ से क्या होगा, इसके पास आपको पता है एक लोड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, अपने से दूर करेगा। ठीक, तो ऐसे हमारे क्या होते हैं इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट कहलाते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको दोनों समझ में आ गई होंगी। एप्लीकेशन जैसे देखने को मिलेगा, हाँ यहाँ पे आपको क्या होता है, ये याद रखना होता है कि किसकी कह सकते हैं प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। तो ये स्ट्रेंथ और जो ऑर्डर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एप्लीकेशन देखें अगर इंडक्टिव इफेक्ट का, तो इट एक्सप्लेन्स द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ। अब यहाँ पे क्या बताता है, इसका एप्लीकेशन ये है, मतलब किस लिए हम इसको उपयोग में लाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को। तो ये हमारी कार्बोकैटायंस और कार्बन आयंस, ठीक है,
इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। तो स्टेबल इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे नो नहीं, वो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप की बात कर रहा है। आप जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, आपकी जो स्टेबिलिटी है वो और इंक्रीज करेगी। तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। आप जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगाओगे उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप था, मतलब मिथाइल का एक ही ग्रुप था, तो इसकी क्या है सबसे कम। फिर हमने एक एल्काइल ग्रुप और लगा दिया तो 2 डिग्री बना हमारा, ठीक है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो ये हमारा क्या है, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। फिर ये हमारा क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो ये हमारा क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल है हमारा। तो ये आपको याद रखना है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो ये कार्बोकेटायन के केस में। लेकिन अब एनायन की बात कर रहा है, कार्बन आयन अलग अलग करोगे तो कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, मतलब अब की बार, ठीक है, कार्बन पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, उस पर तो पॉजिटिव था। यहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी जैसे जैसे आप नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। भाई सिंपल सी बात है, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। अगर कार्बोकेटायन में नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ाने पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो कार्बन आयन के केस में क्या होगा, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ाने से हमारा कार्बन आयन में स्टेबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बोक्सिलेट आयन बाय स्टेबलाइजिंग इट, हेंस द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो एसिडिक स्ट्रेंथ है सॉरी, वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, जो कार्बोक्सिलेट आयन है उस पर जो नेगेटिव चार्ज है उसको डिक्रीज करता है और उसको स्टेबलाइज कर देता है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। देखिए होता ही है, कहने का मतलब ये आपको पता है कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं रह सकता, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता, उसी प्रकार से कार्बन पे हम निगेटिव चार्ज नहीं रख सकते। अगर रखेंगे तो इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन अगर वो कार्बन अपने पास रखेगा और उस पर निगेटिव चार्ज बनेगा, इसका मतलब कि उसकी टेट्रा वैलेंसी जो होती है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, डिक्रीजेस द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बोक्सिलेट आयन। तो वो क्या कर देते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन पर जो नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे माइनस माइनस लग रहा है ना, उसको क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं और उसको स्टेबलाइज करते हैं, जिससे एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज करती है। तो इसका आपको क्या याद रखना है, ये CF, मतलब ये ऑर्डर जो लिखा है आपका, ये ऑर्डर आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये नहीं कह रहा हूँ कि याद ही रखिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है आपको, देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले यहाँ पे जैसे जैसे आपको दिख रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम क्या हो रहा है, ये जो हमारा एल्काइल का ग्रुप था, इस एल्काइल के ग्रुप से जैसे जैसे हमारे क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये आप एक तरह से समझ सकते हो इस चीज़ से। इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम 3 थे एल्काइल के, एक हाइड्रोजन हटाया, एक हमने क्या लगा दिया, ये आप हेलोजन का ग्रुप लगा दिया, फ्लोरीन, ठीक है। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। फिर क्या होगा, हमने एक और हाइड्रोजन हटाया, एक और हेलोजन का ग्रुप लगाया, फिर एक और हाइड्रोजन जो बचा था वो भी हटाया और एक और हेलोजन का ग्रुप लगा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3COH, तो इसकी स्ट्रेंथ CH3COH के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा थी, यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या होगा, ये होगा हमारा। अब इस तरह से आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। नहीं आए प्लीज़ कमेंट करिएगा, है ना, जिससे मुझे भी पता चले कि अगर मुझे कहीं पे कुछ सुधार की ज़रूरत है, कि अगर कोई कॉन्सेप्ट मेरा समझाया हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस पर और सुधार करूँगा, उसको और अच्छा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट पे, कि मेसोमेरिक इफेक्ट हमारा क्या होता है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस या हम कह सकते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम के थ्रू होता है। क्या बोला मैंने, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है वो रेजोनेंस या कॉन्जुगेटेड सिस्टम के थ्रू होता है। अब ये रेजोनेंस क्या है भाई, तो रेजोनेंस का मतलब कुछ होता नहीं है। रेजोनेंस जो होता है, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, कि जो हमारे बेंजीन के अंदर, ठीक है, या हम कह सकते हैं कोई भी हमारा अगर मान लीजिए एरोमेटिक कंपाउंड है ना, साइक्लिक कह सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगे होते हैं वो एक दूसरे, मतलब ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, मतलब ये इधर से इधर शिफ्ट हो सकते हैं, ये इधर से इधर शिफ्ट हो सकते हैं, ये इधर से इधर शिफ्ट होते हैं, और ऐसे करते करते क्या होता है, इनके कई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। कैसे बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए पहले ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो एक बनेगा, फिर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, फिर इधर से इधर शिफ्ट होगा, एक और बनेगा, है ना। इनको हम कैक्यूल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इससे पहले आप अगर पढ़ोगे ना, अगर आप बहुत डीप में जाओगे रेजोनेंस के, तो रेजोनेंस बेंजीन का जो स्ट्रक्चर बना, उससे पहले कैक्यूल का स्ट्रक्चर भी आया था, है ना।
उसके लिए मैंने शायद से एक वीडियो डाल के रखी है अपने यूट्यूब में, उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, एक बार उसको देखिएगा। उसमें मैंने पूरा समझा के रखा है कि क्या क्या चीज़ें आपकी होती हैं, लेकिन अभी आपके कॉन्सेप्ट में इतना नहीं जाना है, ठीक है। अभी आपको ये पेपर के रिगार्डिंग मैं अपलोड कर रहा हूँ चीज़ें, है ना, कि आपको सारे इफेक्ट पता होने चाहिए, बस बेसिक जो जीओसी है वो क्लियर होनी चाहिए। तो मेसोमेरिक इफेक्ट में मैंने क्या बताया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन या तो रेजोनेंस के या कॉन्जुगेशन के थ्रू, है ना, होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक पर्टिकुलर बॉन्ड या एटम तक फिक्स नहीं रहेंगे आपके, समझे चीज़। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक पर्टिकुलर बॉन्ड पे या पर्टिकुलर एटम तक फिक्स नहीं रहते हैं, वो स्प्रेड आउट होते जाते हैं। आपको दिख रहा है ना कि मतलब ये नहीं कि इन्हीं दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है, फिक्स्ड है, नहीं, स्प्रेड हो रहे हैं, मतलब इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो ऐसे क्या हो रहा है, स्प्रेड भी होता है। अब जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखना चाहें, अभी इसमें क्या लिखा है वो भी पढ़ के बता दूंगा आपको। मान लीजिए मैंने लिया CH2CHOH, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये एग्जाम्पल लिया, देखें इसमें है, इसमें तो नहीं है बट चलिए अभी बताएंगे। तो CH2 डबल बॉन्ड CHOH का मैंने क्या लिया, एक एग्जाम्पल लिया। ऑक्सीजन के पास आपको पता है लोन पेयर होते हैं, तो वो क्या करता है, वो पाई, जो पाई सिस्टम है हमारा, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। कैसे कर सकता है आपको पता है ना, कि जो ऑक्सीजन होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, जो डबल बॉन्ड होता है उससे वो डबल बॉन्ड से जो मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी तरफ क्या करता है, शिफ्ट कर लेता है, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट वहाँ पे क्या होता है, पॉसिबल हो पाता है। अब कैसे, अगर आप मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H करके लिखिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो डबल बॉन्ड होगा कार्बन CH2 डबल बॉन्ड जो CH है, तो उसका जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, CH और OH के बीच वाले जो बॉन्ड है उस पर पहले शिफ्ट होगा, फिर वहाँ से क्या होगा, बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वहाँ पे पॉसिबल हो पाता है। तो अगर कोई पूछे कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, तो बस आपको इतना बताना है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस के थ्रू या हाइपर कंजुगेशन सिस्टम के थ्रू होता है, बस सिंपल सी बात है। क्योंकि आपको पता है रेजोनेंस में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, मतलब डीलोकलाइजेशन होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट में भी हो रहा है डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन का, बस किसी न किसी एक कॉन्सेप्ट के थ्रू होगा, या तो कॉन्जुगेशन के थ्रू या रेजोनेंस के थ्रू, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किसी दो, मतलब जो ये जो दो एटम्स हैं इनके बीच तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, इधर उधर मूव करते रहेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर बॉन्ड या एटम तक फिक्स नहीं रहते हैं, स्प्रेड आउट होते जाते हैं, आप इतना बता सकते हो। अब प्लस एम इफेक्ट में आते हैं। अभी ये जो लिखा है मैं वो भी रीड करके बता दूंगा कि क्या लिखा है, वैसे आप रीड कर ही लोगे। यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट के, तो प्लस एम इफेक्ट में क्या होता है, जो ग्रुप होता है वो ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस के थ्रू डोनेट करता है। क्या बोला मैंने, यहाँ पे जो भी ग्रुप लगा होगा हमारा बेंजीन रिंग से, ठीक है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है रेजोनेंस के थ्रू। आपको दिख रहा है यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है, उसने पहले अपने ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये क्या होता है, इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, तो इस पर देखिए निगेटिव चार्ज है। अब ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो जब ये इधर शिफ्ट होगा तो स्टेबिलिटी क्या होती है, आपको पता है कि अगर ये इधर शिफ्ट होगा तो फिर यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, और इधर डबल बॉन्ड फिर हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड आएगा तो इस कार्बन पे इधर से भी डबल बॉन्ड है, तो दो दो चार और एक हाइड्रोजन होता है पाँच, पाँच का भी कार्बन क्या करेगा, अपनी वैलेंसी को पाँच कभी नहीं रखेगा, उसको चार ही वैलेंसी चाहिए होती है, इसीलिए तुरंत क्या होता है, तुरंत ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और इस पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो निगेटिव चार्ज बन रहा है ना कार्बन पे, इसी को कहते हैं कार्बन आयन, जो अभी हमने पीछे पढ़ा, और जो प्लस चार्ज बनता है इसी को बोलते हैं कार्बोकैटायन, ठीक है। और ये सारी जो चीजें हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना, NO2 ग्रुप, CO ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ठीक है, साइनाइड ग्रुप हो गया, तो ये सारे जितने होते हैं ये सब आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है, कहीं पे बेंजीन से रिएक्शन कराते हो, मैकेनिज्म पढ़ते हो, प्रोडक्ट बनाते हो, तो उन सब में यही सारी चीज़ें आपकी बहुत मैटर करती है। कि अगर आप कोई भी सबस्ट्रेट मतलब आपका रिएक्टेंट जो होता है, उसमें जब आप क्या करते हो, कहीं बाहर से कोई अटैकिंग रिएजेंट लाते हो, तो वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो आपका कार्बन पे प्लस चार्ज बन पाएगा। अगर बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होती है तो देना चाहता होता है, तो क्या करेगा, जब कार्बन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तभी तो वो उससे अटैच हो पाएगा, है ना।
तो ये जो शिफ्टिंग होती है ना, ये उस मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी हमने क्या होता है कि प्लस एम इफेक्ट में क्या होता है, एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विच लूज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कार्बन एटम। तो जब एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या करते हैं, अपने लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और किसके तरफ, कार्बन की तरफ, क्योंकि आपको पता है ये कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, इस कार्बन की तरफ क्या किया है, इस ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट किया है। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये बेंजीन रिंग में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम, मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, ये दोनों आपको किस में देखने को मिलेंगे, आपको साइक्लिक ग्रुप, मतलब साइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं उसमें देखने को मिलेंगे, और मोस्टली आपको बेंजीन में ही देखने को मिलेंगे। पढ़ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। और निगेटिव का मतलब आपको समझ में आता है कि जब ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने लग जाए, ठीक है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच ड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द कार्बन, कार्बन से खींच रहे हैं अब इलेक्ट्रॉन्स को और अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे इफेक्ट को हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, जैसे NO2 हो गया, साइनो ग्रुप हो गया, कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ठीक है। और ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है कि कैसे हो रहा है। अब एक बार पढ़ लेते हैं कहना क्या चाह रहे हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। देयर आर मैनी मॉलिक्यूल्स हुज स्ट्रक्चर कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर। कह रहा है कि यहाँ पे कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर हम सिंगल, जो लुईस स्ट्रक्चर हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, मतलब कि क्लास, छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, उससे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो टू एक्सप्लेन देयर बिहेवियर, टू और मोर स्ट्रक्चर मे बी प्रपोज्ड एंड द एक्चुअल मॉलिक्यूल इज सेड टू बी रेजोनेंस हाइब्रिड। तो क्या कह रहा है कि फिर जब सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से हम उन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, जो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके एक से ज़्यादा, मतलब उसका बिहेवियर अगर हमको समझाना है कि उस कंपाउंड का बिहेवियर कैसा है, तो उसके बिहेवियर को समझाने के लिए हमें एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो उससे क्या होता है, जो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स देखने को आपको मिलेंगे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। मान लीजिए इसमें क्या होता है, इसमें वैसे आप रेजोनेंस के देखोगे 4-5 बनते हुए दिखते हैं, जितनी बार बॉन्ड शिफ्ट होगा ना उतने आपके नए बनते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे दिखाया ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए एक पहले इधर शिफ्ट हुआ तो एक ये बना, जैसे 2 बॉन्ड एक साथ शिफ्ट होते हैं, ये अगर इधर शिफ्ट होगा तो तुरंत ये इधर शिफ्ट होगा, फिर यहाँ से ये जैसे इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर शिफ्ट हुआ, 1 2 3 4, आपको 4 दिख रहा है। तो यही जो 4 बन रहे हैं ना, ये हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आप इन्हीं से मिल करके फिर क्या बनता है, आपको पता है कि हमारा फिनॉल का फिर हम बनाते हैं, अगर लिखना चाहेंगे, है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, हमारा OH का ग्रुप लगा है बेंजीन पे, इसका मतलब क्या बोलेंगे, उसको फिनॉल बोलेंगे, ठीक है। तो फिनॉल एक फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन उसके बीच में इतने सारे क्या होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं हमारे। तो ये चीज़ आई होप समझ में आई होगी, ठीक। अब यहाँ पे जैसे लिखा है, इट रिफर्स टू द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पाई बॉन्ड्स और 2 और अ पाई बॉन्ड्स एंड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो चीज़ है मेसोमेरिक इफेक्ट, और ये जो हमने चीज़ें पढ़ी, ये किसको रिफर कर रहा है, वही चीज़ है कि पोलैरिटी को ही रिफर करेगा ये भी, जो मॉलिक्यूल में हमारे प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, हमें ये मिल कैसे रहा है, ये पोलैरिटी आ कैसे रही है मॉलिक्यूल में। तो ये आ रही है जब हमारा 2 पाई बॉन्ड्स, या हम कह सकते हैं पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। या तो 2 पाई बॉन्ड्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, या 1 पाई और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जब हमारा इंटरेक्शन होता है, तब जो पोलैरिटी हमारी क्या होती है, मॉलिक्यूल में प्रोड्यूस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में देखने को मिलेगा। देखिए अभी हमने जो पीछे पढ़ा प्लस आई इफेक्ट, वो सिर्फ हमारा सिग्मा बॉन्ड पे देखने को मिलता है, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट हमारा पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में देखने को मिलेगा, और ये भी आपका प्लस इफेक्ट, मतलब प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट में आपका क्लासिफाइड है। तो ये दोनों हमने चीज़ें समझ ली। रेजोनेंस के लिए रूल्स क्या है आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। आज हम इतना ही रखेंगे, उसके बाद का जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। रेजोनेंस के लिए रूल्स क्या है, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। मतलब कि रेजोनेंस के लिए हमें रूल्स जो पता है उसमें ये कहता है कि हमारा सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग मतलब जो लोन पेयर होते हैं, हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करें इसका मतलब वो लोन पेयर होंगे। तो लोन पेयर्स हो गए हमारे, या फिर कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वही क्या होंगे, रेजोनेंस में हमारे पार्टिसिपेट करते हैं। और जो एनर्जी है रेजोनेंस हाइब्रिड की, वो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब कहने का है, अभी जो हमने इतने सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पढ़े और इसका एक प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हमारा फिनॉल बन रहा है। तो जो फिनॉल बनेगा, ठीक है, उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, हमारी हाइब्रिड ऑर्बिटल से कम होनी चाहिए। एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड शुड बी लोअर देन द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। आई एम सॉरी, थोड़ा सा उल्टा बोल गया, कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी है, रेजोनेंस हाइब्रिड की मतलब एक मिनट, ये जो हमारे जितने भी क्या हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी हमारे मेन वाले, मतलब जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग वाला होगा उससे कम होनी चाहिए,
इनकी एनर्जी, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है। और स्ट्रक्चर कहना कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब क्या है, प्लेनर का मतलब होता है आपका जो हो गया आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। कैसे होती है देखिए, वो स्ट्रक्चर तो बनाने की बात अभी मैं करूँ। sp2 का मतलब क्या है, एक मतलब एक s का और दो p के आपके क्या होंगे ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करेंगे तो आपका क्या होता है sp2 बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स की बात करें तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स होने चाहिए, ठीक है। अगर देखना चाहें तो सोचते हैं आपने बेंजीन बनाई, मान लीजिए मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। देखिए इसमें क्या है, ये जो कार्बन है आपका ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हमने बोला नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स की नहीं है। अगर वो 3 है तो इसका मतलब प्लेनर है। 3 अगर नहीं है सिग्मा बॉन्ड्स, उससे ज़्यादा है तो फिर वो sp3 होगा, sp3d हो सकता है, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ी, sp3d2 हो जाती है, ठीक है, d2 sp3 जिसको बोलते हैं। तो प्लेनर के लिए sp2 होना चाहिए। तो देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने, एक सिग्मा बॉन्ड ये, दूसरा पाई है, पाई को नहीं गिनना है, सिग्मा गिनना है, एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक हाइड्रोजन लगा होता है तो 3 सिग्मा। 3 सिग्मा मतलब sp2 यानी प्लेनर है। वही चीज़ उसने बोली। हाइपर कंजुगेशन जब आप पढ़ोगे उसके भी रूल यही कहते हैं। हाइपर कंजुगेशन के लिए भी आपका नहीं हाइपर कंजुगेशन नहीं, एरोमेटिसिटी जब आप पढ़ते हैं वहाँ पे आपका जो रूल होता है उसमें भी यही चीज़ आती है, एरोमेटिसिटी जब आप पढ़ते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शुड बी सेम, मतलब कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे वो सेम होने चाहिए, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का काउंट और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो काउंट है वो सेम रहना चाहिए रेजोनेंस के लिए। कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैव नियरली सेम एनर्जी, मतलब कि जो हमारा स्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है रेजोनेंस में, जो पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, उसकी जो एनर्जी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। एक मिनट दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए, जिससे कि आप जब पेपर में आंसर लिखो तो यही चीज़ें आप डिट्टो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसे तो आपको वैसे भी पता है, ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा है, जैसे कह रहा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है। तो जितने ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रक्चर क्या होगा आपका स्टेबल होगा। कोवेलेंट बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा, स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबल। स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ऑक्टेट आर मोर स्टेबल, ये तो आपको बताइए। ऑक्टेट को मतलब उसके जो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स के होने चाहिए, फिल होने चाहिए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाँ नेगेटिव चार्ज होना चाहिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, ये नहीं कि पॉजिटिव पे हो। इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे होगा मतलब यार, हाँ इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे होगा तो फिर वो स्टेबल नहीं कहलाएगा। जैसे हमारा कार्बन है ना, उस पर नेगेटिव आ जाएगा चार्ज तो वो स्टेबल नहीं कहलाएगा। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए। लाइक चार्जेस शुड नॉट बी एडजेसेंट पोजीशन। आप देखिए लाइक चार्जेस की बात क्या कर रहे हैं, लाइक चार्जेस मतलब अगर दो चार्जेस सेम है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, आपको जैसे मैंने बताया अगर नॉर्थ और नॉर्थ दोनों एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे को रिपल करते हैं ना, या निगेटिव निगेटिव साइन अगर एक दूसरे के साथ रहेंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। वही चीज़ वो कह रहा है कि लाइक चार्जेस कभी भी एडजेसेंट पोजीशन मतलब अगल बगल पोजीशन पे नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक के गैप पे हो तो चलेगा लेकिन कभी भी अगल बगल नहीं होने चाहिए, तो आपका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा वो बहुत स्टेबल रहेगा। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने जो भी चीज़ें अभी बताई हैं वो सब कुछ आपको समझ में आ गई होंगी। लास्ट ये कॉन्सेप्ट हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ये भी एक बार समझ लेते हैं, जिससे कि आपके ये सारे टॉपिक खत्म हो जाए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है, इसमें भी आपके दो इफेक्ट है, प्लस की माइनस की इफेक्ट। पहले डेफिनेशन समझते हैं। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होगा ये सिर्फ उन कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा जिनके पास क्या होता है मल्टीपल बॉन्ड्स में हो, ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि रेजोनेंस इफेक्ट हमारा क्या था, वो डबल बॉन्ड के लिए मतलब पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था। और यहाँ पे ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे तो उसके लिए आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है। मान लीजिए जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आता होगा, ठीक है, तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंप्लीटली एक एटम की तरफ क्या हो जाते हैं, वो आपके शिफ्ट होने लगते हैं, ये शिफ्ट हो जाते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। क्या बोला, जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा, ठीक है, तो अटैकिंग रिएजेंट जैसे यहाँ पे दिखा रहा है आपका H+ है, तो जब ये अटैक करेगा तो जो हमारे पाई के या मल्टीपल बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वो कंप्लीटली एक एटम की तरफ क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस हमारा क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है। जैसे आपको दिख रहा है कि हमारा अटैकिंग रिएजेंट H+, तो ये प्लस के फॉर्म में, यानी हमारा C पे फिर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी तो ये प्लस वाला जाकर के इस नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। तो ये क्या करता है, कंप्लीटली आपका जो इसका इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक एटम की तरफ क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे ही शिफ्ट होते हैं तब ये H+ वाला क्या होता है, इस कार्बन नेगेटिव के साथ जाकर के बॉन्ड बना पाता है, ठीक है, तब इस तरह का क्या होता है, बॉन्ड बनता है आपका। तो इसको बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट।
और जब ट्रांसफर जो है इलेक्ट्रॉन का वो अवे होने लगे, ठीक है, व्हेन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द अटैकिंग रीजन, अटैकिंग रीजन से क्या होने लगे, आपका इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो दूर होने लगे, तो उसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। जैसे कि अब ये कार्बोनिल ग्रुप है, आपको पता है कि कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहाँ के जो बॉन्ड होंगे ये इनको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। अब ये जब अपनी तरफ खींचेगा तो ये कार्बन कार्बोकैटायन बनेगा, मतलब कि कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, कार्बोकैटायन बनाएगा, और साइनाइड ग्रुप आपको पता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तब जाकर के वो साइनाइड क्या होगा, इस पे जाके जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे जो इलेक्ट्रॉन थे ये इस वाले कार्बन से, मतलब जो कार्बन सेंटर है हमारे, इतना कह सकते हैं, उससे अवे हो गया। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो हुआ है वो अटैकिंग रीजन से दूर हो गया, अटैकिंग रीजन पे नहीं गया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, तो अटैकिंग एजेंट ने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तब जाकर के यहाँ पे आपका प्लस ई इफेक्ट बन पाया। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो उससे दूर भाग रहे हैं, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट, ठीक है। अब ये एक बार रिविजन कर लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में। यहाँ पे भी क्या है, पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी मल्टीपल बॉन्ड कंपाउंड में, ठीक है। जैसे ही आपका रिएजेंट द्वारा उस पर क्या होगा, एक तरह से अटैक होगा, रिएजेंट जब उस पर अप्रोच करेगा तो मल्टीपल बॉन्ड में क्या होगा, हमारे पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी। जैसे रिएजेंट क्या करेगा, रिएजेंट द्वारा जैसे मॉलिक्यूल पे हमारा जो कंपाउंड है उस पर जब अप्रोच होगा रिएजेंट द्वारा, तो जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं उसमें हमारी पोलैरिटी प्रोड्यूस होने लगती है। पोलैरिटी कैसे प्रोड्यूस होगी भाई, जब अटैक करेगा रिएजेंट तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारे मल्टीपल बॉन्ड्स के वो किसी एक पर्टिकुलर एटम पे क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। तो माइनस आई इफेक्ट, सॉरी माइनस ई इफेक्ट और प्लस ई इफेक्ट, आई होप समझ में आ गया होगा। Presence of reagent disturbs the symmetry of pi molecular orbitals in favor of one of the carbon atoms। तो क्या कह रहा है, जो reagent आएगा हमारा, ठीक है, अब जो भी reagent, अब यहाँ पे जैसे साइनो ग्रुप आ रहा है, मतलब साइनाइड ग्रुप आ रहा है हमारा, तो ये जो reagent हमारा, इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, हमारे जो पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है, का जो सिमेट्री होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है ना। और ये कैसा इफेक्ट होता है, एक टेम्पररी इफेक्ट होता है, परमानेंट नहीं होता। अभी आपने जो पीछे पढ़े कौन कौन से, आई इफेक्ट पढ़ा, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, ठीक है, और आपने कौन सा पढ़ा, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा, ठीक है। फिर आप जो हाइपर कंजुगेशन पढ़ोगे, ये सारे क्या होते हैं, आपके परमानेंट होते हैं, जो अभी हमने यहाँ पे पीछे पढ़े, आपको दिखा देता हूँ। इंडक्टिव, मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन, ये आपके कैसे हैं, परमानेंट है। इलेक्ट्रोमेरिक किसका है, आपका टेम्परेरी का है। तो आई होप ये सारे इफेक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो एक बार आप इन सबका क्या करिए, पहले रिविजन करिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों को वीडियो शेयर करिए, मैं इसकी भी प्लेलिस्ट बनाता चाहूँगा, ठीक है। पूरा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मैं सिलेबस जो है कंप्लीट करूँगा, ऐसे ही मैं सारे सिलेबस भी कंप्लीट करूँगा, बीएससी, एमएससी और अपने इंटर या क्लास 10th 9th सबके 11th के भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू।